आज हम लोग टीटी 2018 के प्रश्न देखेंगे। ठीक है, चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर और कमेंट भी कर दीजिएगा। भाग 2 देखेंगे हिंदी के प्रश्न पत्र जो है, हिंदी का जो प्रश्न पत्र है भाग 2 के अंतर्गत हिंदी के प्रश्न देखेंगे। ठीक है, भाग 2 हिंदी देखेंगे। पहला प्रश्न है, कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। प्रश्न है, कवि कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। पहला ऑप्शन है शिवराज भूषण भूषण की रचना, दूसरा है शब्द रसायन देव, तीसरा है परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, चौथा है उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसमें कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये वाला जोड़ा गलत है। ठीक है, बाकी सारी सही है। शिवराज भूषण भूषण की रचना है, शब्द रसायन देव की रचना है, परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। त्रिपाठी इनकी निराला की रचना देख लेते हैं। अनामिका है, अनामिका, परिमल, गीतिका, अनामिका परिमल गीतिका, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, तुलसीदास, सरोज स्मृति, और कौन सी है? राम की शक्ति पूजा। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, देख लीजिएगा कौन कौन सी हैं। अनामिका हो गई, अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, तुलसीदास, सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा। ये इनकी प्रमुख कविताएं हैं। ठीक है, देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि निराला से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। देव की रचना भी देख लेते हैं। देव की रचनाएं कौन कौन सी हैं? भाव विलास, भाव विलास, भवानी विलास, जाति विलास, कुशल विलास, कुशल विलास। इसके बाद देवचरित, देव शतक। ठीक है, भाव विलास, भावने विलास, जाति विलास, कुशल विलास, रस विलास भी एक, देवचरित, देव शतक, देव माया प्रपंच। ठीक है, ये देव की महत्वपूर्ण रचना है, तो इनको भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि रचना जरूर पूछा जाता है। ठीक है, ये तो हो गई देव की। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। लेखक और उसकी कृति के युग्म में कौन सा युग्म गलत है? प्रश्न है,
लेखक और उसकी कृति के युग्म में कौन सा युग्म गलत है? गलत पूछ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पूरा प्रश्न पढ़ के उत्तर दिया करिए, क्योंकि यहाँ से गलत हो जाता है। वोल्गा से गंगा, राहुल सांकृत्यायन, सूरज का सातवां घोड़ा, धर्मवीर भारती, आर्यों का आदि देश डॉक्टर संपूर्णानंद, फिर है दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें से कौन सा जोड़ा गलत है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा दर्शन दिग्दर्शन, ठीक है। चौथा उत्तर सही हो जाएगा। दर्शन दिग्दर्शन जो है ये रामचंद्र शुक्ल की रचना नहीं है, बल्कि किसकी है? राहुल सांकृत्यायन की ही रचना है, ठीक है। ये भी राहुल सांकृत्यायन की रचना है। बोलगा से गंगा इंपॉर्टेंट रचना है, राहुल सांकृत्यायन की है। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती की है। आर्यों का आदि देश संपूर्णानंद की है। ये सारे सही हैं। दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल की नहीं है, किसकी है? राहुल सांकृत्यायन की है, ठीक है। और धर्मवीर भारती की अन्य रचना देख लेते हैं। इससे पूछा जाता है कनुप्रिया, कनुप्रिया हो गया। दूसरा है सात गीत वर्ष, सात गीत वर्ष। फिर है ठंडा लोहा, ठंडा लोहा, ठीक है। इसके बाद है देश, एक है अंधा युग, अंधा युग इनका गीत नाट्य है, ठीक है, जो महाभारत की कथा पर आधारित है। कनुप्रिया, सात गीत वर्ष, ठंडा लोहा, अंधा युग, ये इनकी रचना है, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा है। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध पूछ रहा है। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वह ईमानदार, परिश्रमी, कर्मठ और मृदुभाषी है, ठीक है। विराम चिन्ह की दृष्टि से पूछ रहा है। उसके पास धन, वैभव, नौकर चाकर आदि सभी कुछ था। तीसरा है हाँ मेरा यही विचार था। फिर चौथा है आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए, ठीक है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध वाक्य है? अशुद्ध पूछ रहा है तो इसमें कौन सा शुद्ध हो जाएगा? तीसरा वाला अशुद्ध हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर विराम होना चाहिए। हाँ मेरा यही विचार था, ठीक है। तो तीसरा उत्तर सही हो जाएगा। बाकी सारे सही लिखे हैं। फिर अगला प्रश्न है कौन सा भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? प्रश्न है कौन सा भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? पहला है चिरंतन, दूसरा है शाश्वत, तीसरा है सनातन और चौथा है अधुनातन। इसमें पूछ रहा है कौन सा भिन्न अर्थ और प्रकृति का है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भिन्न अर्थ और प्रकृति वाला कौन सा है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अधुनातन, ठीक है। इसका उत्तर हो जाए अधुनातन। फिर अगला प्रश्न है अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा। अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा। टीटी में विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, तद्भव, तत्सम, देशी, विदेशी और संधि समास, लोकोक्ति, मुहावरे, ये सारे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनको सरल टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान देना है। तो अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अर्वाचीन का प्राचीन, अद्यतन, अधुनातन या सनातन। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्राचीन हो जाएगा, ठीक है। पहला ही उत्तर सही हो जाएगा। अर्वाचीन का विलोम क्या होता है? प्राचीन होता है, ठीक है।
अद्यतन का क्या हो जाएगा यहाँ पर? अद्यतन, अद्यतन का विलोम क्या हो जाएगा? अनद्यतन। ठीक है, अद्यतन का विलोम क्या हो जाता है? अनद्यतन होगा। ठीक है, और इसके बाद अधुनातन का क्या हो जाएगा? अधुनातन का पुरातन, पुरातन। ठीक है, अधुनातन का पुरातन हो जाएगा। इसके बाद ठीक है, अधुनातन का क्या हो जाएगा? पुरातन हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? शुद्ध और अशुद्ध पूछा है, कौन सा अशुद्ध है? व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? विरहिणी, गृहिणी, विभीषण या जगत गुरु? इसका उत्तर क्या हो जाए? कौन सा अशुद्ध लिखा हुआ है? इसका उत्तर कमेंट करिए, कौन सा अशुद्ध लिखा हुआ है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विरहिणी। ठीक है, यही अशुद्ध है। ठीक है, ये कैसे लिखा जाएगा विरहिणी? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है, विरहिणी गलत लिखा है। और लिखा कैसे जाएगा? इसको कैसे शुद्ध लिखा जाएगा? विरहिणी। ठीक है ना, विरहिणी, ये सही हो जाएगा, विरहिणी। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? गलत पूछ रहा है। ठीक है, लुटिया डूबना मतलब सारा काम चौपट होना, सब्ज बाग दिखाना, हरा भरा करना, मुट्ठी गरम करना, रिश्वत देना, माई का लाल, साहसी व्यक्ति। इसमें गलत युग्म पूछ रहा है। ठीक है, कौन सा युग्म गलत है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? लुटिया डूबना, सारा काम चौपट करना, सब्ज बाग दिखाना, हरा भरा करना, मुट्ठी गरम करना, रिश्वत देना, माई का लाल यानी साहसी व्यक्ति। तो इसमें से कौन सा युग्म गलत है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सब्ज बाग दिखाना। ठीक है, सब्ज बाग दिखलाना, यही गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी लुटिया डूबना का अर्थ है सारा काम चौपट होना, मुट्ठी गरम करना, रिश्वत देना, माई का लाल यानी साहसी व्यक्ति, सब्ज बाग दिखलाना, ये वाला गलत है। सब्ज बाग दिखाना का अर्थ क्या होता है? इसको कमेंट करिए। सब्ज बाग दिखलाना का अर्थ होता है लालच देकर बहकाना। ठीक है, इसका अर्थ हो जाता है लालच देकर बहकाना, लालच देकर बहकाना। शब्द बाग दिखाना मतलब लालच देकर बहकाना। फिर अगला प्रश्न है, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जा तनकी झाई परे, श्याम हरित दुति होए। ठीक है, फिर से देख लेते, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जा तनकी झाई परे, श्याम हरित दुति होए। उपरयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? अन्योक्ति अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार या रूपक अलंकार? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जा तनकी झाई परे, श्याम हरित दुति होए। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार। ठीक है, श्लेष अलंकार हो जाएगा। और रूपक भी इसमें हो जाएगा। ठीक है, रूपक भी हो जाएगा। तो दोनों सही है, तो कुछ भी मान लीजिए, इसमें दो उत्तर सही है, श्लेष मान के चलिए। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं, गौशाला में समास है, गौशाला में समास है, समास से प्रश्न आया हुआ है। समास को ध्यान से देख लीजिएगा, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और द्विगु समास। तो गौशाला, इसमें कौन सा समास है? गौशाला में कौन सा समास का प्रयोग किया हुआ है? तो इसका पहले समास विग्रह करते हैं, तो क्या हो जाएगा? गाय के लिए शाला। ठीक है, गौशाला का अर्थ हो जाएगा गाय के लिए शाला।
ठीक है, गाय के लिए साला। यहाँ पर के लिए आया है तो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास कहाँ पर होता है, जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता रहेगी और कारक विभक्ति का लोप रहेगा। कारक विभक्ति जो रहता है उसका लोप रहता है, वहां पर तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, तो यहाँ पर गौशाला में कौन सा समास हो जाएगा, गाय के लिए साला, के लिए का लोप है और उत्तर पद की प्रधानता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार समास देख लेते हैं, समास से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। समास, ठीक है, समास एक नज़र में देख लेते हैं, 2 मिनट लगेगा। सबसे पहले है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव, ठीक है, अव्ययी भाव समास, इसमें क्या होता है पहले लिख लेते हैं। पहले अव्ययी भाव समास हो गया, दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, फिर इसके बाद तीसरा है द्वंद्व समास। फिर है चौथा है द्विगु समास। फिर पांचवा है, पांचवा में क्या आ जाएगा, कर्म धारय समास। इसके बाद छठवा है बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुव्रीहि समास। अव्ययी भाव समास कहाँ होता है, जिस समास का, समास को पहले देख लेते हैं। इसमें 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद उत्तर पद, पूर्व पद को 1 मान लेते हैं समझने के लिए, इसको 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो जिस समास में पूर्व पद यानी पहले पद की प्रधानता होगी वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। इसमें क्या रहता है, समस्त पद जो होता है अव्यय की तरह कार्य करता है, अव्यय की तरह कार्य करेगा। इसमें यथा, आ, प्रति जैसे अव्यय लगे रहेंगे। ठीक है, जैसे उदाहरण देख लेते हैं, यथाशक्ति, यथाशक्ति, यथा विधि और आजन्म, प्रतिदिन, ये सारे किसके हैं, अव्ययी भाव समास के उदाहरण। इसके बाद दूसरा देख लेते हैं तत्पुरुष समास। जिस समास में दूसरा पद यानी उत्तर पद की प्रधानता रहेगी वहां पर तत्पुरुष समास होगा। जैसे, और इसमें कारक विभक्ति का लोप रहता है, कारक विभक्तियों का लोप रहेगा। ठीक है, जैसे राजपुरुष, राजपुरुष यानी राजा का पुरुष। इसके बाद है चिड़ी मार, चिड़ी मार, चिड़ी मार का हो गया चिड़ी को मारने वाला। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होगा, जिस समास में दोनों पद, पहला यानी पूर्व पद और दूसरा यानी उत्तर पद, दोनों पदों की प्रधानता रहेगी वहां पर द्वंद्व समास होगा। ठीक है, इसमें और एवं बीच में आते हैं। ठीक है, जैसे रात दिन, माता पिता। ठीक है, रात दिन माता पिता। अब देख लेते हैं द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है, द्विगु समास का पहला पद जो होगा वह संख्यावाची विशेषण होगा, संख्यावाचक विशेषण होगा। द्विगु समास में पहला पद जो होगा
संख्यावाची होगा, ठीक है। जैसे चौराहा, तिराहा, ठीक है, चौराहा होगा, तिराहा होगा, नवरत्न, सप्ताह। अब देख लेते हैं बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास पहले देख लेते हैं। कर्मधारय समास में क्या होता है, इसमें पहले पद यानी पूर्व पद उत्तर पद में विशेषण विशेष, विशेषण विशेष का संबंध रहेगा, ठीक है। विशेषण विशेष रहेगा या तो उपमेय और उपमान का संबंध रहेगा, उपमेय उपमान की तरह रहेंगे, ठीक है। फिर इसका उदाहरण देख लेते हैं, जैसे नीली गाय, नील गाय। इसी तरह है नील कमल, इनमें क्या है, विशेषण विशेष का संबंध है, नील कमल। फिर देख लेते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या हो जाएगा, इसमें न पहले पद की प्रधानता रहेगी यानी पूर्व पद की, ना तो दूसरा पद यानी उत्तर पद की प्रधानता रहेगी। न पहला पद प्रधान रहेगा न दूसरा पद प्रधान रहेगा, बल्कि दोनों मिलकर तीसरे पद की ओर इशारा या संकेत करेंगे, ठीक है। तीसरा पद यानी किसी अन्य पद की प्रधानता रहेगी, ठीक है। न पहला पद प्रधान रहेगा न दूसरा रहेगा, बल्कि किसी अन्य पद की प्रधानता रहेगी। जैसे चंद्रशेखर हो गया, चंद्र शेखर, चंद्रमा है शिखर में जिसके, अर्थात शिव जी। इसके बाद है लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यानी गणेश जी। इसके बाद है पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, यानी कि भगवान कृष्ण, ठीक है। इसके बाद और भी उदाहरण है, जैसे चतुरानन है, दशानन है। तो ये हो गए बहुब्रीहि समास के उदाहरण। फिर से एक नज़र में देख लेते हैं। सबसे पहले समास देखते हैं। समास में दो पद होते हैं, पहला पूर्व पद, दूसरा उत्तर पद। अब जिसमें पहला पद प्रधान होगा वो क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। अव्ययी समास में समस्त पद अव्यय की तरह कार्य करता है। इसमें यथा, आ, प्रति जैसे अव्यय लगे रहते हैं, जैसे यथाशक्ति, यथाविधि, आजन्म, प्रतिदिन। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान रहेगा। इसमें कारक विभक्ति का लोप रहता है, जैसे राजपुरुष, राजा का पुरुष, चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला। फिर है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों की प्रधानता रहेगी, और एवं शब्द लगे रहेंगे बीच में, रात दिन, माता पिता, जैसे रात और दिन, माता और पिता। फिर है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में पहले है द्विगु समास, ठीक है। द्विगु समास में क्या हो जाएगा, इसमें भी पहले पद की प्रधानता रहेगी, लेकिन पहला पद जो होगा संख्यावाची विशेषण होगा, और इसमें समूह या समाहार का बोध होता है, समूह या समाहार का बोध होता है। जैसे चौराहा, चार राहों का समूह, तिराहा, तीन राहों का समूह, नवरत्न, नौ रत्नों का समाहार, सप्ताह, 7 दिनों का समाहार, ठीक है। तो ये हो गया। अब देख लेते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध रहेगा, विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध रहेगा। जैसे नील गाय, नील कमल, ठीक है। पहला पद विशेषण रहेगा, दूसरा विशेष रहेगा। इसके बाद है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में पहले पद ना तो पहले पद की प्रधानता रहेगी ना दूसरे पद, बल्कि दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा या संकेत करते हैं। जैसे चंद्रशेखर, चंद्रमा है शिखर में जिसके, अर्थात शिव जी। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यानी गणेश जी। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, यानी कृष्ण भगवान, ठीक है। इसी तरह दशानन है, चतुरानन है। ये हो गया समास। समास एक बार देख लीजिएगा, बहुत सरल है। इसमें अव्ययी में पहला पद प्रधान होगा, इसमें दूसरा रहेगा, इसमें पहला दूसरा दोनों रहेगा, ठीक है। इसमें पहला संख्यावाची रहेगा, इसमें विशेषण विशेष रहेगा, और बहुब्रीहि में न पहला रहेगा न दूसरा रहेगा, बल्कि तीसरे पद की ओर इशारा या संकेत करेंगे। ये हो गया समास।
अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति में कौन सा समास है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देशभक्ति में समास है, कौन सा है? द्वंद्व समास, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु। ये तो बहुत सरल है, अब तो पता चल गया होगा। देशभक्ति में कौन सा समास है? इसका उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होगी और कारक विभक्तियों का लोप होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। इसका वो देख लेते हैं, समास विग्रह। देशभक्ति यानी देश की भक्ति। ठीक है, देश की भक्ति, यहाँ पर की कारक चिन्ह का लोप हो गया है। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। इतने ही प्रश्न हैं, बाकी के प्रश्न कल देखेंगे। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। कल इससे आगे वाले जो प्रश्न हैं उनको देख लेंगे।